हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी। और आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड, जिसका नाम है डी ब्रोए हाइपोथेसिस। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशंस जैसे वेलोसिटी का, उसकी रेडियस का, उसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो मैं पहले इसमें बढ़ूं उसके पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है उसकी कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस आएंगी, यानी कि कुछ ड्रॉबैक्स आएंगे। आपकी बुक में तो ड्रॉबैक नाम से लिखा है, पर वो कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी ड्रॉबैक हम उनको कहते हैं कि जहाँ पर वो फेल हुआ हो। मान लीजिए कि हमने कुछ देखी बात और वो वहाँ पर फेल हो गई, लेकिन लिमिटेशन हम उसको कहते हैं कि उसने जो बनाया वो बेहतर था, यानी कि उन्होंने जो क्रिएट किया मॉडल वो तो ठीक था। किसके लिए क्रिएट किया था? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो ठीक था वो, लेकिन जब हम और दूसरे एटम्स के लिए इसको अप्लाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फेल करता है या लिमिट करता है वहाँ पर सर्टेन लिमिटेशंस के कारण। इसलिए हम उसको फेलियर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे उसकी कुछ लिमिटेशंस। तो डी ब्रोई हाइपोथेसिस में हम इसलिए पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन, जो मतलब हमको ड्रॉबैक्स बताने हैं या कुछ लिमिटेशंस बतानी है, उसके लिए जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं कि हम जो जिसका हवाला देकर या जिसको साइड कर कर हम ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस बताएंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल की, उनमें से पहला हमारा जो टॉपिक है वो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने जब ये लाइट का ड्यूअल नेचर पढ़ा था, तो लाइट का ड्यूअल नेचर बताया किसने था? प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक ने। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने हमें क्या बताया था? मैक्स प्लैंक ने बताया था कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। पहला नेचर वेव वाला, और साथ साथ में कोएग्जिस्टेंस के साथ साथ में चलता है कौन सा? पार्टिकल नेचर। तो लाइट पार्टिकल नेचर भी बताती है और वेव नेचर भी बताती है। अब पार्टिकल नेचर क्यों बताती है? इन्होंने क्या बताया था कि देखिए, जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल के पास सर्टेन मास होगा। ठीक है, मास होगा कुछ, तभी से तो वो पार्टिकल है। कुछ मास होगा और कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी उन्होंने क्या बताई थी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो किस स्पीड से चल रहा है वो चल रहा है हमारी लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड क्या रहती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हम हमारे मैक्स प्लैंक साहब ने बताया था। क्या? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर। ठीक है, अब इसके बाद जब हमने आगे बढ़े, बोहर्स एटॉमिक मॉडल को, बोहर्स एटॉमिक रेडियस पढ़ी, बोहर्स एटॉमिक वेलोसिटी पढ़ी और काइनेटिक एनर्जी पढ़ी। तो चूंकि हमने वहां पर क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वेलोसिटी होती है कुछ। इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होती है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हमने उसकी वेलोसिटी निकाली, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अब हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकाली, और चूंकि इलेक्ट्रॉन का हमें मास भी पता है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें कितना पता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के पास देखिए वेलोसिटी भी है, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, और जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल्स आ रहे थे, किसके अनुसार? प्लैंक के अनुसार, उनके पास भी मास थी और वेलोसिटी थी। तो क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल आ रहे थे, उनके पास पार्टिकल नेचर था और वेव नेचर था। हम इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं, तो क्या हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल। ये कह रहे थे हमारे डी ब्रोगली साहब कि इलेक्ट्रॉन को हम एज अ वेव भी ट्रीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज अ वेव। ये कौन कह रहा था? डी ब्रोगली। अब ये जब कह रहे थे तो इनसे पूछा गया कि भाई आप ये जो कह रहे हो इसका कुछ प्रूफ बताइए। तो प्रूफ इनके पास क्या था? प्रूफ इनके पास था कि ये जो प्लैंक साहब का
फॉर्मूला था वेव नेचर निकालने का, उन्होंने कैसा फॉर्मूला बताया था? उन्होंने बताया था प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक ने बताया था कि जो वेवलेंथ होती है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो इक्वल होती है h, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट जो इन्होंने दिया था, और नीचे उसका क्या था, मोमेंटम। ये था मैक्स प्लैंक का फॉर्मूला, ये हमने पढ़ा था जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम पढ़ रहे थे, जिसके जरिए हमने ये प्रूफ किया था कि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है हमारा पार्टिकल नेचर, एक होता है हमारा वेव नेचर। तो जब ये फॉर्मूला था, चूंकि हमें मोमेंटम p इक्वल्स टू मोमेंटम और मोमेंटम इक्वल्स टू पता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी होता है हमारा मोमेंटम। तो m इनटू v, इसको मैं यदि यहाँ पुट करूं तो लैम्डा इक्वल्स टू h बाई mv, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। अब इसके जरिए हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव मानकर उसकी वेवलेंथ निकालते हैं, तो देखते हैं निकाल कर क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमें ये नहीं पता इसकी कि वेवलेंथ कितनी है, एच की वैल्यू तो पता है क्या है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन मोमेंटम में क्या है, मास की वैल्यू रखेंगे हम इलेक्ट्रॉन की 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इंटू वेलोसिटी हमने कितनी निकाली थी, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स, या इसको हम 3.2 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है कहाँ, न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वो एज अ वेव यदि हम उसको देखें तो उसकी वेवलेंथ कितनी है, 3.2 एंगस्ट्रॉम। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। कैसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कि देखिए ऐसा है भैया कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मास है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, वेलोसिटी है, हमारे पास क्या है, मैं शिवम चतुर्वेदी, मेरे पास क्या है, मास है। यदि मैं चल रहा हूँ मैं कितना, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हूँ, तो मेरे पास है वेलोसिटी। या आपके पास एक बॉल है, बॉल क्रिकेट की बॉल, तो हमें जब मान लीजिए कि मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे पास मास है, मेरे पास वेलोसिटी है, मास और वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन के पास था। उसी बेस पर जब आपने इलेक्ट्रॉन को ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो व्हाई नॉट आई अ वेव, मैं एक वेव क्यों नहीं हूँ, मैं वेव नहीं हूँ, ये डस्टर वेव नहीं है, मार्कर वेव नहीं है, बोर्ड में वेव नहीं है। यदि मैं मान लीजिए बोर्ड को ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, ऐसे ऐसे ये देखिए हिल रहा है, तो ये हमें वेव क्यों नहीं दिख रहा है, ये हमें पार्टिकल की तरह ही क्यों दिख रहा है, ये डस्टर है, ये हमें ऐसे, ये देखिए मैं ऐसे हिला रहा हूँ तो आपको एज अ पार्टिकल नजर आ रहा है ना कि एज अ वेव। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन इन्होंने ये बताया, देखते हैं क्या बताया। रीजन इन्होंने बताया कि चलिए मान लीजिए कि मैं शिवम चतुर्वेदी, मेरा मास कितना है, मान लीजिए मेरा मास है 20 kg, ठीक है, मेरा मास 20 kg है, शिवम का मास है 20 kg, और मैं मान लीजिए कि मेरी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड से मैं दौड़ रहा हूँ। तो अब मेरी वेवलेंथ निकालो यदि मैं दौड़ रहा हूँ तो h यानी कि 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन 20 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, सारे हमने ऐसा ही यूनिट में लिखे। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 3.313, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 3.313 इंटू 10 टू द पावर -+2 मीटर्स, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3.313 इंटू 10 टू द पावर -22 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर। अब आप देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आई थी, 3.2 एंगस्ट्रॉम, और ये वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 3.313। चलिए मैं मान लूँ, ये मान लूँ कि ये सेम है 3.2, तो मैं भी इसका मान लूँ 3.2, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पर ये कितना, 10 टू द पावर -22, और यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम। तो पहली बात तो एक एंगस्ट्रॉम ही
10⁻⁻10 मीटर होता है, उसमें भी 10⁻⁻22 एंगस्ट्रॉम। इसलिए हमें जिस भी, ये बढ़ा किस कारण से, कि हमने देखा कि ये जो लैम्डा है, ये h, ये तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी और मास एग्जैक्टली ये मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। मास, ये यदि मास बढ़ाते जाएंगे हम किसी चीजों का, मास के चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यदि हम मास बढ़ाते जाएंगे, किसका मास बढ़ाते जाएंगे, यदि हम बॉडी का, जिसकी हम वेवलेंथ या पार्टिकल नेचर को निकालना चाहते हैं, तो यदि मास बढ़ता जाएगा तो उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी तो उसका वेव नेचर भी कम होता चला जाएगा। इस कारण से हम अपने आप को, या ये जो पार्टिकल्स, ये डस्टर, मार्कर, ये बड़ी बड़ी बॉडीज दिख रही हैं, इनको हम एज अ वेव नहीं कह सकते। तो फाइनल हमारे डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा, फाइनल स्टेटमेंट जो आई, इतनी देर से मैंने आपको समझाया, वो किस लिए समझाया, कि इन्होंने ये कहा कि एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल like electron या such as electron shows या demonstrate wave nature along with पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर तो हमें पहले पता था, इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये वेव नेचर भी दिखाता है। कौन? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कैसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन जैसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो इस डेफिनेशन में हमने आपको बता दिया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर दिखाता है पार्टिकल नेचर के साथ साथ। हमने यहाँ तक जान लिया। अब चूंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती थी, तो यदि हम काइनेटिक, अब आपको हम बताने वाले हैं कि न्यूमेरिकल कैसे लगाना है इसके। ये आपको हमने थ्योरी तो बता दी, थ्योरी हो गई। अब आपकी ये ड्रॉबैक, जब हम ड्रॉबैक बताएंगे, एक ड्रॉबैक का अलग से वीडियो आएगा। इसके बाद हम पढ़ाएंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसके बाद जब न्यूमेरिकल के बाद हम जब वो हाइजेनबर्ग के न्यूमेरिकल के बाद जब हम पढ़ाएंगे क्या ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल, उसमें फिर से एक बार बताएंगे आपको। तो ये हो गई आपकी क्या डेफिनेशन। अब आपके लिए जो न्यूमेरिकल आपको लगाना है, उसके लिए जो प्री रिक्वायरमेंट है उसको पहले हम बता देते हैं, फिर न्यूमेरिकल बताएंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी होती थी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो मान लीजिए हम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कैसे निकाल सकते हैं, ई के बराबर हमें क्या पता रहता है, 1/2 mv²। और यदि हम मैक्स प्लैंक साहब से चलें, मैक्स प्लैंक साहब क्या कहते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू h/p। ठीक है। अब यदि इस फॉर्म में हम इसको निकालेंगे तो कैसे आएगा, यदि हम लैम्डा के सामने इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकालना चाहें, काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए हमें काइनेटिक एनर्जी किसी चीज की दी गई है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी गई है, और उससे हमें निकालना है वेवलेंथ, जो कि न्यूमेरिकल आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हाफ mv², p इक्वल्स टू मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, हमें पता है, हमने 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा है, अभी इसके पहले भी पढ़ा है। ठीक है। अब यदि हम इस v को यहाँ रखें और इसको यहाँ नीचे ले आए, तो p/m इक्वल्स टू v, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv²। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हाफ m, और v की जगह वैल्यू रख देंगे p²/m²। अब एक m से m, नीचे वाला m कटा। ठीक है। अब हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या हुआ, p²/2m, बराबर में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब यदि इसको हम यहाँ पर काइनेटिक, p की जगह हम इसको यहाँ रखें, तो p को हम क्या लिख सकते हैं, p² इक्वल्स टू e के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एक टर्म हो गया, और 2m। ठीक है। अब यदि हम अकेला p लेकर आए तो क्या होगा, √2mE_k। ये हो गया हमारा, ये है हमारा। अब हम जब इसको यहाँ रखेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h/√2mke। ये हो गया हमारा 2mke। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन से हम निकालेंगे एक न्यूमेरिकल।
अब आपको यदि कोई आ जाए, आपको काइनेटिक एनर्जी दिए है, काइनेटिक एनर्जी देने के बाद वो आपसे पूछ रहा है क्या कि इसकी वेवलेंथ निकालो, तो वेवलेंथ आप निकाल देंगे। साथ में वो क्या पूछ सकता है, साथ में पूछ सकता है कि ये किस रेडिएशंस के अंतर्गत आएगी। तो हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जब क्लासिफिकेशन बताया था तो अलग अलग वेवलेंथ बताई थी कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंतर्गत कितनी कितनी वेवलेंथ आएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल विबग्योर यानी कि विजिबल रेडिएशन 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर 800 एंगस्ट्रॉम तक आएंगी। तो वो आपसे पूछेगा कि किस रेडिएशन या किस रेंज के अंतर्गत आएंगी। तो वो एक न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे। और एक और प्रकार का न्यूमेरिकल है जो हम आपको लगा कर दिखाएंगे यहाँ पर, कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट द चेंज in de Broglie wavelength, calculate the change in de Broglie wavelength of an electron when its kinetic energy यानी कि Ke has increased by 44%। ठीक है, 44% यदि आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी गई किसी इलेक्ट्रॉन की, तो उसकी अगली जो वेवलेंथ आएगी चेंज करने के बाद उसमें क्या अंतर पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं। मान लीजिए कि उसकी पहले जो वेवलेंथ थी यानी कि काइनेटिक एनर्जी थी, मान लीजिए कि पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी थी, मान लीजिए कि 100 थी। ठीक है, और जब बाद में बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी फाइनल, यानी कि आफ्टर बीइंग चेंज्ड काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 44% बढ़ा दिया दी हमने। 100 में 44% जोड़ेंगे तो 100 प्लस 44% ऑफ 100 इक्वल्स टू 144। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए निकालते हैं कि पहली काइनेटिक एनर्जी जब थी उसके पास तो उसकी वेवलेंथ कितनी थी। तो लैम्डा 1 इक्वल्स टू क्या होता है, h बाई √2m_k। तो लैम्डा 1 इक्वल्स टू h बाई 2m, यहाँ 100 लिख दूं मैं, क्यों, क्योंकि 100 है ना, ये यहाँ पर ऐसा आ रहा है। अब इसको जब हमने यहाँ पर और आगे बढ़ाया तो 100 का क्या होता है, 100 का रूट क्या होता है 10। तो इसको हम h बाई 10√2m ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी वेवलेंथ नंबर 1, यानी कि पहली बार में वेवलेंथ कितनी आई। अब जब दूसरी बार की हमने वेवलेंथ निकाली, दूसरी बार की वेवलेंथ जब हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे कि लैम्डा 2 इक्वल्स टू h बाई √2m_k। ठीक है, h बाई √2m और k की जगह क्या लिख देंगे हम 144। क्यों 144, क्योंकि अब अगली काइनेटिक एनर्जी के साथ जो वेवलेंथ आई है वो हमें देखनी है कितनी आई है। तो वो आई है भैया 144। जब ये 144 बाहर आएगा तो अंडर रूट 144 किसका, 144 का अंडर रूट क्या होता है 12। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, h बाई 12√2m। इक्वेशन नंबर 2 लैम्डा 2। तो अब हमने दोनों वेवलेंथ निकाल दी। अब मैं रब कर रहा हूं, यहां पर फाइनल लिख देता हूं कि कितना आया आपका। देखिए हमारी जो वेवलेंथ नंबर 1 आई, कितनी आई, h बाई 10√2m, और दूसरी कितनी आई लैम्डा 2 h बाई 12√2m। अब देखिए ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है, और चूंकि कोई भी फ्रैक्शन बड़ा या छोटा इन केस ऑफ डेनोमिनेटर कब होता है, जब डेनोमिनेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाती है। जब डेनोमिनेटर छोटा होता है तो फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाती है। अब देखिए आप इसमें से बड़ा और छोटा कौन है, h। मान लीजिए कि ये कांस्टेंट है, 1/10 हो ये और 1/12 हो। तो 1/10 और 1/12 में बड़ा कौन, 1/10।
नॉर्मल मैथमेटिक्स 1/10 बड़ा। तो जब हमें डिफरेंस निकालना होता है तो क्या निकालते हैं हम, बड़े से छोटे को घटाकर, बड़े से छोटे को घटाकर। यानी कि अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि एनर्जी बढ़ाई हमने, एनर्जी बढ़ाई तो वेवलेंथ में ओवरऑल चेंज क्या होगा कि वो डिक्रीज हो जाएगी। और हम यहाँ से भी पता लगा सकते थे कि लैम्डा के, ये देखिए लैम्डा के यदि हम ये कांस्टेंट मान लें, मास तो इलेक्ट्रॉन का सेम होगा, मास इलेक्ट्रॉन का सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ही बदल रही है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते थे ना, ये यदि पूरे को हम कांस्टेंट मान लें तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो जब हमने ये बढ़ाई काइनेटिक एनर्जी जब हमने बढ़ाई तो लैम्डा हमारा घट गया। जब लैम्डा घट गया तो बड़े से छोटे को घटाने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज इन वेवलेंथ कैसे आएगी हमारी, चेंज इन वेवलेंथ आएगी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। अब हम ये करेंगे h बाई 10√2m माइनस h बाई 12√2m। इसको जब हम और आगे बढ़ाएंगे तो h बाई √2m को लेंगे हम कॉमन, 1/10 माइनस 1/12। इसको जब और आगे बढ़ाया तो h बाई √2m, इसका लिया हमने एलसीएम तो 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 60। ठीक है, तो 10 इंटू 6 माइनस 12 इंटू 5, यानी कि हमारा जो फाइनल चेंज इन वेवलेंथ आया h बाई √2m 1/60, ये आ गया हमारा। लेकिन सावधान, अलर्ट हो जाइए, ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर उसने क्या पूछा था, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, चेंज इन वेवलेंथ तो आ गया, अब परसेंटेज क्या हुई, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता है परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। किसी भी जगह की हमें यदि परसेंटेज निकालना हो कि कितने चेंज की परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं कि जितना चेंज हुआ, चेंज और जितना ओरिजिनल था, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। अब यही करेंगे हम यहाँ पर और निकाल देंगे आंसर। तो हमारा चेंज कितना हुआ था, चेंज हमने क्या निकाला, चेंज निकाला हमने h बाई √2m इंटू 1/60, ये निकाला हमने चेंज। और ओरिजिनल हमारी जो पहली वाली वेवलेंथ क्या थी जिससे डिक्रीज होकर आया है, वो क्या थी, h बाई √2m इंटू 1/10, है ना। तो ये हम निकालेंगे h बाई √2m इंटू 60 अपॉन h बाई √2m इंटू 10, और यहाँ इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चेंज परसेंटेज। अब हम इसको, ये देखिए ये पूरा टर्म का टर्म कैंसिल, ये कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा, 1/60 अपॉन 1/10 इंटू 100। और आगे जब हमने बढ़ाया तो 1/60, इसको यदि हमने पलट कर लिख दिया तो 10/1 इंटू 100। अब आप कैलकुलेट कर लो, 6 से ये 0 से 0 गया, 6 से ये गया तो 16.67। आपका आंसर आ गया कितना, 16.67% डिक्रीज इन wavelength, percentage decrease in wavelength after increasing the kinetic energy by 44%। तो ये आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की थ्योरी। उसके बाद हमने इसका न्यूमेरिकल भी लगाना सीख लिया। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।